हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। और जैसा कि हम लोग डेली करते हैं कि करंट अफेयर्स के डिस्कशन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि मिड वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। और लास्ट में क्वेश्चन होगा आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य तक आपके साथ नाम से ही, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेली इसका PDF बना करके जो भी PDF मैं यहाँ से आपको बताती हूँ तो उसका वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। तो वो वन लाइनर ही होता है, इतना डिटेल नहीं वहाँ पर रहता है। तो वन लाइनर है। डिटेल के लिए तो आपको ये देखना ही पड़ेगा वीडियो को, लेकिन आपको वन लाइनर के लिए वहाँ जा कर के आप उसको ले सकते हैं। और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, करंट से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वहाँ शेयर किए जाते हैं दिन भर। तो आप उसको अपनी प्रैक्टिस के थ्रू अपने मतलब क्या कहते हैं उसको, नॉलेज को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप लोग उसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है वो भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा कर के आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक तो ये है। तो आप यहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ये लिंक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट आप जा कर के क्लिक करेंगे तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनॉल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनॉल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कैनॉल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नीदरलैंड के कहाँ पर, एम्स्टर्डम एक क्या है, बंदरगाह है। एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटा सा शहर है, बंदरगाह शहर है जिसका नाम क्या है, एक मिनट, इजमुइडेन। क्या नाम है इसका, इजमुइडेन। तो एम्स्टर्डम बंदरगाह के पास ही एक क्या है, छोटा सा बंदरगाह शहर है जिसका क्या नाम है, इजमुइडेन। तो यहीं पर क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो मेन चीज़ तो आपको क्या याद रखना है, एक तो कौन सा देश है, नीदरलैंड, और बंदरगाह का नाम पता होना चाहिए, और किस मतलब मेन जगह जो है वो भी पता होना चाहिए कि किस सिटी में। तो इजमुइडेन में किया गया है। और बात करें कि इस कैनॉल लॉक की इसकी बात करें तो ये जो है, इसकी लंबाई की बात करें, तो ये लंबाई इसकी कितनी है, इसकी लंबाई जो है 500 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 70 मीटर। लंबाई इसकी कितनी है, 500 मीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी है, 70 मीटर। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर बात करें कि ये शुरू कब हुआ था, इसका मतलब इस परियोजना का निर्माण कब शुरू किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था 2016 में। कब स्टार्ट किया गया था, 2016 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो उस टाइम जब किया गया था तो डच, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये तो इसको स्किप करते हैं, उसको बताना बस ये ध्यान रखिए कि कब स्टार्ट किया गया था, 2016 में। और ये क्लियर हो गया। और ये जो क्या नाम है इसका, इजमुइडेन, बहुत टफ नाम है थोड़ा सा, इजमुइडेन। तो इसको क्या करते हैं, मतलब ये क्यों किया गया है, क्यों स्टार्ट किया गया है इसका, तो जो बड़े बड़े मालवाहक जहाज हैं उनको क्या किया जाए, आसानी से बंदरगाह तक पहुंचा दिया जाए, इसी के लिए इसका
क्या किया गया है, इसको उद्घाटन इसका किया गया है। किसके लिए? कि जो बड़े बड़े मालवाहक जहाज हैं उसको एम्स्टर्डम का जो बंदरगाह है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, आसानी से वहाँ पहुँचा दिया जाए, इसीलिए इसको क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अगर बात करें नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम ही है। और यहाँ की करेंसी की बात करें, यहाँ के मुद्रा की बात करें कि नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, तो वो है यूरो। अगर यहाँ के पीएम की बात करें कि प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, तो मार्क रूटे। कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? मार्क रूटे। तो ये क्लियर हो गया होगा गाइज। अगर आप लोग को सेशन समझ में आता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ इसको शेयर किया करिए और लाइक कर दिया करिए। और जो नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत, एक मिनट हम आपको वो दिखा दे रहे हैं जो कैनाल लॉक है, थोड़ा सा इमेज बनी रहेगी तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। एक मिनट, ये है, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ लिखा नीदरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी नहर का ताला खोला गया, मतलब कैनाल लॉक, तो उसका क्या किया गया, ताला खोला गया, लॉक। ये देखिए ये है, यहाँ पे क्या किया गया है कि बड़े बड़े मालवाहक जहाज जो हैं आसानी से यहाँ तक पहुँच सकें, उतर सके, तो इसलिए इसका क्या किया गया है, इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा, क्या क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जनवरी 2022 में कहाँ खोला गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जनवरी 2022 में कहाँ खोला गया है? तो क्या आंसर है, गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन क्या है, कहाँ, मतलब कहाँ पर खोला गया है, गुरुग्राम, हरियाणा। ये गुरुग्राम में, गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें गुरुग्राम, तो ये कहाँ पे एग्जैक्टली देखें तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुग्राम सेक्टर 52 में ये चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। क्या कहा मैंने कि ये जो चार्जिंग स्टेशन है दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर जो गुरुग्राम सेक्टर 52 है वहीं ये स्थित है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर बात करें और भी इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये जो स्टेशन है, ये जो स्थापित किया गया है, यहाँ पर 100 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कारों के लिए, जो इलेक्ट्रिक कार्स होंगे उनके लिए 100+ चार्जिंग पॉइंट है। तो ये 100+ चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बन गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा, मतलब क्या कर सकते हैं, 4 पहिया वाहनों को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये फैसिलिटी है। इसके पहले अगर बात करें, इसके पहले क्या ऐसा कुछ था, तो हाँ, इसके पहले नवी मुंबई में 16 AC एंड 4 DC, नवी मुंबई में 16 AC एंड 4 DC चार्जर वाला स्टेशन सबसे बड़ा माना जाता था, नवी मुंबई में था। लेकिन अब क्या है कि ये गुरुग्राम हरियाणा, ये इसका नाम मतलब इससे भी ऊपर हो गया है। तो ये फर्स्ट पर अब आ गया है कि सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन वाला गुरुग्राम हरियाणा, जो कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे गुरुग्राम सेक्टर 52 में स्थित है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं हम लोग, हाँ, जो एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बताना था आप लोगों को, तो वो क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि भारत का पहला, यहाँ लिख दे रहे हैं, भारत का फर्स्ट जो है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में ही है। सेम आंसर ही है,
यही है गुरुग्राम हरियाणा भारत का पहला ग्रेन एटीएम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है, क्या कहा मैंने कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक मिनट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है, तो वो है केवड़िया। केवड़िया ये कहाँ पर है, गुजरात, केवड़िया गुजरात। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जो भारत में योजना चलाई गई है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जो योजना चलाई गई है वो किस योजना के तहत ये मतलब इसको बढ़ावा दिया गया है, कौन सी योजना है वो, तो फेम योजना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन को क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें हरियाणा के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये जो हरियाणा है, यहाँ नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, उसका क्या नाम है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो इसको तो नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, हरियाणा में है। कलेसर एक और नेशनल पार्क नोट कर लीजिए, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर, हरियाणा में है। कलेसर हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा नेशनल पार्क। अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य तो भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। खपरवास, भिंडवास तो एकदम नोट कर लीजिएगा, पूछता है। खपरवास हो गया एक वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये सब भिंडवास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व कुष्ठ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि विश्व कुष्ठ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसको तो ये देख लेते हैं, इसको वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी कहते हैं। कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या मतलब लेप्रोसी को या तो हिंदी में दे दे या इंग्लिश में दे दे, तो दोनों ध्यान रखिएगा। ये हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, जनवरी का जो लास्ट संडे होता है उसी दिन मनाया जाता है। जनवरी के अंतिम रविवार को क्या मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। और इस बार जो लास्ट संडे पड़ा था वो कौन सा था, 30 जनवरी 30 जनवरी को क्या है, 30 जनवरी को इस बार क्या मनाया गया, विश्व कुष्ठ दिवस। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, जनवरी का लास्ट संडे जो होता है, लास्ट रविवार जो होता है उसी दिन मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें कि इसे स्टार्ट कब किया गया था, 1954 में क्या हुआ था, जो एक फ्रांसीसी लेखक थे जिनका नाम क्या था, राउर फोलेरो। क्या नाम था इनका, राउर फोलेरो। ये क्या थे, फ्रांसीसी लेखक थे। तो इन्होंने क्या की थी उस टाइम 1954 में महात्मा गांधी के जीवन को मतलब श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने की थी। जो क्या था, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए क्या करते थे, करुणा रखते थे, दया भाव रखते थे। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और अगर बात करें कुष्ठ रोग की थीम की, कि इसकी थीम क्या रखी गई है, इस बार थीम क्या रखी गई है, तो थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, DIGNITY, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कुष्ठ रोग, तो ये कैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है, एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी जो किससे होती है, क्या इसका मतलब कारण, किसके कारण होती है, तो बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम
बैक्टीरियम लेप्राई, जो कि बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है जबलपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है ये, जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पड़ेगा, जबलपुर कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और ये भी जबलपुर के कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के ये घाट जो हम बोल रहे हैं ये आप नोट कर लीजिएगा, लम्हेटा घाट क्षेत्र। तो यहाँ पर ये क्या किया गया, जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है एमपी के जबलपुर के लम्हेटा घाट क्षेत्र में ये बनाया जा रहा है। और ये जो जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है ये 5 एकड़ भूमि पर बनेगा। कितनी भूमि पर, 5 एकड़ भूमि पर, जिसमें लगभग 35 करोड़ खर्च होने वाले हैं। तो ये एक रखा गया है लगभग। अगर हम लम्हेटा घाट की बात करें, पहले इसी पर डिस्कस कर लेते हैं कि लम्हेटा घाट जो है इसको यूनेस्को ने जियो हेरिटेज साइट माना है। यूनेस्को ने इसको क्या किया है, यूनेस्को ने जियो हेरिटेज साइट माना है इसे। किसको, लम्हेटा घाट क्षेत्र को। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि इस जियोलॉजिकल पार्क की, तो इसकी स्थापना का काम किसके द्वारा होगा, किसके थ्रू किया जाएगा, तो ये जो स्थापना का काम है ये पर्यटन विभाग जो पर्यटन विभाग है वो क्या करेगा, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर बात करें कि जो डायनासोर का जीवाश्म है, डायनासोर का जीवाश्म 1928 में 1928 में डायनासोर जीवाश्म इकट्ठा पहली बार यहीं से इकट्ठा किया गया था। क्या कहा मैंने, 1928 में पहली बार यहीं से डायनासोर जीवाश्म इकट्ठा किया गया था। और किसके द्वारा किया था, किसने किया था, एकत्र किया था, तो विलियम स्लीमैन ने किया था। किसने किया था, विलियम स्लीमैन ने किया था। तो अच्छा, इसका मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जा रहा है जियोलॉजिकल पार्क, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो हमारे भूगर्भ की धरोहर है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, संजो कर रखा जाएगा भूगर्भ की धरोहर को। जैसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो नर्मदा की हमारी पौराणिक संस्कृतियाँ हैं, जो लाइब्रेरी है, डायनासोर के अंडे हैं, म्यूज़ियम, तो इन सबको यहाँ पर क्या किया जाएगा, संजो करके रखा जाएगा इस जियोलॉजिकल पार्क में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में राज्य का दक्षिण मौबुआंग, क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मौबुआंग गांव, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मौबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। क्या क्वेश्चन है, फिर से बोल रहे हैं, हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मौबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। तो वो कौन सा गांव है, मतलब कौन सा राज्य है, मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम। एक होता है ODF प्लस। तो ODF वो होता है जब शौचालयों का निर्माण कर देना, वो क्या कहलाता है कि ODF। और ODF प्लस जहाँ पर क्या किया जाए, जो अपशिष्ट होते हैं उनका भी प्रबंधन किया जाए, तो उसको किस श्रेणी में डाल देते हैं, ODF प्लस कर देते हैं। तो
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें कि यहाँ क्या बोला है, किस राज्य का दक्षिण मोबुआंगांव, तो ये तो मिजोरम हो गया। लेकिन भारत का पहला जो खुले में शौच मुक्त राज्य बना था वो कौन सा था, सिक्किम था। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य दैट इज सिक्किम बना था। ये क्लियर हो गया होगा। और अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है जैविक राज्य की दृष्टि से भी सिक्किम जाना जाता है। तो मतलब जैविक तरीके से खेती करने वाला कौन सा है, सिक्किम ही है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि मिजोरम में त्यौहार की जो त्यौहार नृत्य जो हैं, त्यौहार नृत्य मिजोरम के जो पूछा जाता है अधिकतर, तो यही चपचार पूछता है। चपचार नोट कर लीजिए कि चपचार का संबंध किससे है, तो मिजोरम राज्य से है। चपचार पूछता है, चपचार कूट, चपचार इसको क्या बोलते हैं, चपचार कुट बोलते हैं कि किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम। एक और है वो भी नोट कर लीजिए, कोई भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब पता होना चाहिए। मिटकुट क्या, सॉरी ये मिम है, मिमकुट, तो मिमकुट का भी संबंध किससे है, इसी से है, मिजोरम से है। और एक और है चिरऊ नृत्य या चपचार नृत्य, ये दोनों जो है कहाँ से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है। अगर बात करें जनजातियों की कि यहाँ के मिजोरम की जनजातियाँ, तो सबसे ज़्यादा जो है आप इसको नोट कर लीजिए, लुशाई जनजाति कहाँ से संबंधित है, मिजोरम राज्य से। और भी है जैसे पावी जनजाति को पोई भी कह सकते हैं, हनार है, पाइहते है, तो वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लुसाई खाली आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर नेशनल पार्क की, मिजोरम के नेशनल पार्क की बात करें तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फावंग पुई नेशनल पार्क। और बात करें तो मुरलेन भी नोट कर लीजिए, मुरलेन नेशनल पार्क। तो फावंग पुई नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम से ही संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गए सेशन को शेयर करते रहिए अपने सभी दोस्तों को। अगर आपको लग रहा है कि इससे बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा सा भी बेनिफिट है आपका, वीडियो अच्छा है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आपको तो कुछ तो फील हो ही जाता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कुछ, तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ। बाकी लाइक भी कर दिया करिए, लाइक करने में तो टाइम, शेयर करने में तो समझ सकते हैं कि टाइम लगता होगा, मन नहीं करता होगा, लेकिन लाइक तो तुरंत कर देना चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किनका, ये तो नोट कर लीजिए, चर्चा में है तो पूछना ही चाहिए, संगोली रायन्ना। ये सब हिस्ट्री ये सब लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से आ गया, तो इन सब पर भी क्वेश्चन। अब यहाँ बोल रहा है कि किसके नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की गई, कर्नाटक में, तो ये हिस्ट्री को किससे, करंट से जोड़ दिया गया है। तो वही सब क्वेश्चन क्या है जो करंट में चर्चा में रहते हैं, वही क्या करते हैं, करंट में रहते हैं, वही क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना कहाँ पर किया गया है, घोषणा की गई है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है कैसे, थोड़ा सा अगर स्टोरी बता देंगे तो आप लोग को क्लियर हो रहेगा, तो चीज़ें आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे। संगोली रायन्ना जो है ये कित्तूर रियासत के क्या थे, कित्तूर रियासत के एक योद्धा थे। कौन, संगोली रायन्ना कित्तूर रियासत के एक क्या थे, योद्धा थे। अब ये ध्यान रखना है कि कित्तूर कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में ही पड़ता है, तो कर्नाटक के कित्तूर में ही ये क्या किया जा रहा है, स्कूल स्थापित किया जा रहा है। तो ये यही कित्तूर के ही क्या थे, एक कित्तूर रियासत के योद्धा थे।
यहाँ पर क्या किया गया कि और पहले स्टोरी बता देना, बाकी ये जो करंट से रिलेटेड है उसका फैक्ट बता देंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि रानी चेन्नम्मा के साथ, रानी चेन्नम्मा, एक मिनट इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, एक मिनट, रानी चेन्नम्मा, इन्होंने रानी चेन्नम्मा का साथ दिया था। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इन्होंने? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने बोला तो आपको याद आ गया होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से आप पहुंच गए होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये व्यपगत की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में बोलते हैं व्यपगत की नीति, ठीक है। तो ये क्या किया गया था, लाया गया था। तो इसमें क्या किया गया, तो इसी के खिलाफ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के साथ संगोली रायन्ना ने क्या किया था, लड़ाई लड़ी थी। क्या हुआ था, क्यों लड़ाई लड़ी, क्यों लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ गई? अंग्रेजों ने क्या किया था, जो कित्तूर साम्राज्य के, ये कित्तूर साम्राज्य के जो राजा थे और जो राजकुमार थे, उनको अंग्रेजों ने क्या किया था, मार डाला था। और जब मार डाला तो इस तरह से जो राजकुमार एक ही थे, तो इस हिसाब से वहाँ उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या था कि कित्तूर साम्राज्य पर अंग्रेज क्या चाह रहे थे, नियंत्रण करना चाह रहे थे कि अब राजकुमार तो अब है नहीं, अब हम क्या करेंगे, हड़प लेंगे इनके राज्य, नियंत्रण कर लेंगे। तो क्या किया, जो मतलब जो रानी चेन्नम्मा थी, उन्होंने क्या किया, एक मिनट इसको हटा दे रहे, रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, गोद लिया, गोद लिया, किसको गोद लिया, नाम लिख दे रहे हैं, शिवलिंगप्पा, इन्होंने क्या किया, शिवलिंगप्पा को गोद लिया कित्तूर साम्राज्य के शासक के लिए, उनको उत्तराधिकारी बनाने के लिए। और अंग्रेज ये होने नहीं देना चाह रहे थे कि व्यक्तिगत ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत होने नहीं देना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो संगोली रायन्ना ने क्या किया, इनको शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी बनाने के लिए ये डिसीजन लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। और डलहौजी से क्या करते हैं, डलहौजी ने ही लाया था, क्या नाम है, ये व्यक्तिगत का सिद्धांत, क्या कहते हैं इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लाया गया था, ये भी ध्यान रखना, किसके द्वारा लाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसके द्वारा लाया गया था, डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो संगोली जो रायन्ना है, ये क्या करती हैं, डलहौजी से लड़ाई करती हैं, करती हैं नहीं, सॉरी, लग रहा ऐसा लगा कि लड़की, लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं इनकी इमेज में। तो क्या कर, ये संगोली रायन्ना क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं इनसे। और फिर 1824 का विद्रोह होता है, उसी में ये क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। और कित्तूर साम्राज्य की जो भूमि थी वो अधिकतर क्या कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी। और जो बची भूमि थी उस पर क्या कर दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भारी भरकम क्या कर दिया गया था, कर लगा दिया गया था। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो रायन्ना जी थे, इन्होंने क्या किया, एक गुरिल्ला सेना बनाई और वो गुरिल्ला सेना आम लोगों को ही लेकर के बनाई और उन्हें क्या किया, ट्रेंड किया। फिर क्या किया जाता है, लास्ट में 1830 के लगभग नहीं, 1830 में ही इनको क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है और अंग्रेज उनको क्या करते हैं, कैद कर देते हैं। फिर क्या होता है, 1831 में, 1831 में क्या किया जाता है, इनको बेलगावी ज़िले में, कर्नाटक में है, बेलगावी ज़िले में उनको क्या किया जाता है, एक पेड़ से, बरगद के पेड़ से क्या किया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये पूरी स्टोरी थी कि इन्होंने शिवलिंगप्पा को कित्तूर साम्राज्य के शासक के रूप में मतलब उत्तराधिकारी बनाने की ठान लेते हैं और डलहौजी से लड़ाई करते हैं। तो इसी तरह ये पूरी इनकी कहानी है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं के नाम पर क्या किया गया है, एक सैन्य स्कूल स्थापना करने की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। और इसमें क्या है कि इसका मतलब संचालन कौन करेगा, इसका संचालन, इस स्कूल की स्थापना का संचालन कौन करेगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, रक्षा मंत्रालय। तो वहाँ पे कुछ और भी मंत्रालय दे सकता है, क्योंकि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, मतलब यहाँ कुछ और दे देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कर्नाटक राज्य के
कर्नाटक राज्य के राज्यपाल की तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र इतनी बार बता चुके हैं, अब तो आपको एकदम रट गया होगा। थावर चंद्र गहलोत। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो विश्वराज बोमई। ये क्लियर हो गया होगा। और कुछ दिन पहले ही बताया था कर्नाटक का नया जिला कौन सा है? विजयनगर है। यक्षगान किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक की नदियों की बात करें तो तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, ये सब कर्नाटक से ही संबंधित है। कर्नाटक के नेशनल पार्क की बात करें तो बांदीपुर हो गया, बनेरघट्टा हो गया, अंशी कर्नाटक का ही है, कुद्रेमुख कर्नाटक का है, नागरहोल कर्नाटक का। तो ये सारे नेशनल पार्क जो हैं कर्नाटक के ही हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से? बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोल। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, आपको वो एक मिनट संगोली रायन्ना जी को दिखा दे रहा। ये हिंदू न्यूज़पेपर का है, ये देखिए, ये है। इन्हीं के नाम पर क्या है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा एक सैन्य स्कूल की स्थापना कर्नाटक के कित्तूर में घोषणा की गई है करने की। ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये भी दिखा देते हैं। ये जो दक्षिणी मोबुआंग बना मिजोरम का पहला गांव, पीआईबी की न्यूज़ है। ये देखिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? जापान ने जीता है। किसके द्वारा जीता गया है? जापान के द्वारा क्या किया गया है? इसको जीता गया है। कौन सा? महिला एशिया हॉकी कप 2022। अगर ये पूछे कि जापान ने जीता, आयोजन इसका कहाँ किया गया था? आयोजन ओमान में इसका आयोजन किया गया। जापान फर्स्ट नंबर पर है। जापान फर्स्ट, दक्षिण कोरिया सेकंड पर एंड भारत जो है थर्ड पर, और चीन फोर्थ। भारत और चीन के विरुद्ध हुआ था। तो भारत और चीन, तो भारत थर्ड पर है, चीन चौथे पर आ गया है, और जापान फर्स्ट। तो ये ध्यान रखना है कौन जीता है? तो जापान जीता है। कहाँ आयोजन किया गया है? ओमान में आयोजन किया गया है। सेकंड रैंक पर कौन है? दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया। एंड थर्ड पर कौन है? भारत है। फोर्थ पर चीन है। फोर्थ पर कौन है? चीन है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1985 से स्टार्ट हुआ था ये हॉकी कप। महिला एशिया हॉकी कप कब से स्टार्ट हुआ था? 1985 से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए देख लेते हैं। किस दिन को हर साल गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस दिन को हर साल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को? 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की क्या हुई थी? डेथ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। किसके द्वारा इनकी हत्या की गई थी? सबको पता है, नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या किया गया था? इनकी हत्या की गई थी। तो कब हत्या की गई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? इनकी पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें इनके जन्म की, तो ये तो बहुत सभी ने रटा होगा, ये तो सबको पता होगा, छोटे छोटे बच्चे को भी बहुत सब ऐसे रटे होंगे। 2 अक्टूबर 1869 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पोरबंदर में हुआ था, तो ये सबको पता होगा। अब बात करते हैं कि गांधी जी जो हैं वो 1915 में 1915 तो 1915 में ये क्या करते हैं? साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। तभी तो क्या कहते हैं उसको, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो 1915 में ये क्या करते हैं? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और क्या करते हैं? आईएनसी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हो जाते हैं। उसके बाद इनका स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, ये सब
स्टार्ट हो जाता है। असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सब पता ही होगा, गांधी जी मेन थे इन सब को शुरू करने के लिए। और फिर क्या होता है कि क्या नाम है इसका, कि अगर देखें शहीद दिवस की बात करें तो शहीद दिवस 23 मार्च को भी माना जाता है। 23 मार्च को क्या हुआ था, भगत सिंह राजगुरु, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, क्या कहा मैंने, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, तो इनके सम्मान में भी भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को क्या किया गया था, फांसी लगा दी गई थी। तो फांसी तो इन्हीं के सम्मान में 23 मार्च को क्या किया जाता है, भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा। 23 मार्च को भी, और एक क्या कहते हैं इसको, 30 जनवरी को भी क्या करते हैं, 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, तो इसलिए शहीद दिवस के रूप में, और 23 मार्च को भी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, कि गांधी जी को पहली बार महात्मा शब्द से किसने संबोधित किया था। इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को महात्मा शब्द से पहली बार किसके द्वारा संबोधन किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई क्वेश्चन पूछता है, और ये क्लियर हो गया होगा। और ये जब 1915 में जब ये आते हैं तो क्या होता है कि इनको बापू नाम किसने दिया था, तो बिहार के चंपारण जिले में किसी किसान के द्वारा, मतलब नाम नहीं उसका क्लियर है, तो उसी के द्वारा क्या किया गया था, इनको बापू कहा गया था। तो वो किसान, एक्चुअली क्या हुआ था कि बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा था, कि तो उसी के खिलाफ बापू ने क्या किया था, आंदोलन की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह, आपको पता होगा 1917 में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही था गांधी जी के द्वारा, जो कि जो किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था उसी के खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण में जो अत्याचार हो रहा था किसानों पर, मतलब इसके बारे में किसने गांधी जी को बताया था, तो उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब बता रहे हैं। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने क्या किया था, गांधी जी को बताया था, और गांधी जी को चंपारण आने पर इन्होंने विवश किया था। और अगर बात करें तो उन्हीं किसान, जो गुमनाम किसान बताया कि उन्होंने बापू, तो बापू मतलब उन्हीं के द्वारा ये कहा गया था इनको, उसी मतलब वो जो गुमनाम किसान थे उन्हीं को राजकुमार शुक्ल के नाम से हम लोग जानते हैं, जिन्होंने इनको बापू के नाम से पुकारा था। अगर बात करें कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से किसने, एक तो महात्मा मैंने बताया, और अब क्या बताने जा रहे हैं कि इनको क्या राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था, तो ये किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको क्या कहा था, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो एक्चुअली क्या था, 1944 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर रेडियो, तो वहाँ से एक संदेश इन्होंने दिया था, और उन्होंने कहा था कि उसी समय इन्होंने महात्मा गांधी को देश का पिता, राष्ट्र का पिता कहकर संबोधित किया था सिंगापुर रेडियो से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने होंगे यहीं से बन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश में, क्या क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में किस द्वीप समूह से एक परजीवी फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो वो कहाँ से की गई है, निकोबार द्वीप समूह से की गई है। और उस परजीवी फूल वाले पौधे की जो प्रजाति खोजी गई है वो उसका नाम क्या है, तो वो लिख लेते हैं, सेप्टेमेरेंथस ये सब पीसीएस और यूपीएससी लेवल का है ये क्वेश्चन,
ये जो पूछता है कि नई प्रजाति की खोज की गई उसका क्या नाम है, कहाँ से खोजा गया, तो 2-3 स्टेटमेंट डाल करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या क्वेश्चन है, सेप्टेमेरंथस, ये कहाँ से खोजा गया, निकोबार द्वीप समूह से। ये जो 1 मिनट हम दिखा ही दे रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, तो अच्छा है कि वहीं से बता दिया जाए। 1 मिनट, है कि नहीं, है, ये देखिए, ये है जिसकी खोज की गई, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सेप्टेमेरंथस, हाल ही में निकोबार द्वीप समूह से इसकी खोज की गई है। जीनस सेप्टेमेरंथस हॉर्सफील्डिया ग्लोब्रा ब्लूम वर्ग प्रजाति के पौधे पर ये उगता है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, फालतू लिखेंगे तब तक और टाइम लगेगा, तो ये आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और इसकी जो मतलब इसकी जो पत्तियां हैं वो हार्ट शेप में होती हैं, इसकी नोक लंबी है, फल बीज यूर्सेलेट, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख रहे होंगे। यह पौधे उष्णकटिबंधीय वन की परिधि पर, ये ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय वन की परिधि पर जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में पाया गया था, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। परजीवी फूल वाले पौधों में संशोषित जड़ संरचना होती है जो पेड़ के तने पर फैली होती है और मेजबान पेड़ की छाल के अंदर लगी होती है। बाकी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कितना भी कोशिश करूं वीडियो लंबा ना हो बट हो ही जाता है। क्या क्वेश्चन है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता ही होगा आप लोगों को, कितने डिग्री चैनल अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी 2022 को किसके द्वारा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 28 जनवरी 2022 को किसके द्वारा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया है, ये फाउंडेशन लॉन्च किया गया है। इनकी जयंती 92 जयंती 92 नंबर की जयंती पर ये लॉन्च किया गया है, किसके, जसराज, पंडित जसराज जी की जयंती पर। और ये पंडित जसराज किस घराने से, ये ध्यान रखिएगा, मेवाती घराने से, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, मेवाती घराने से, मेवाती घराने से संबंधित हैं। दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट, ये देखिए, संगीत की दुनिया में पहुंचे पीएम मोदी बोले पंडित जसराज की विरासत आगे बढ़ा रहा, तो ये पंडित जसराज जी, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में 1 मिनट, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता, राफेल नडाल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राफेल नडाल हैं, ये राफेल नडाल 21वें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, ये ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल 21वें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ये राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं। तो ये 35 साल के हैं जिन्होंने क्या, ये इनके अगर बात करें इनके करियर का, ये 2nd ऑस्ट्रेलियन ओपन है और ओवरऑल में देखा जाए तो 21वां ग्रैंड स्लैम है। क्या कहा मैंने, 2nd, दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन, इनके करियर का ये दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन है और ओवरऑल जो है 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये क्या है, पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसको हरा करके, डेनियल मेदे क्या नाम है उनका, रूस के हैं, डेनियल में, थोड़ा सा नाम टफ है इन लोग का, मेदोदेव, डेनियल मेदोदेव को हरा करके इन्होंने क्या किया है, जीता है। अगर ये तो बताया मैंने कि पुरुष वर्ग में है, पुरुष सिंगल वर्ग में। अगर महिला की बात करें, महिला सिंगल वर्ग में किसने जीता है,
तो उनका क्या नाम है? एशले बार्टी। एशले बार्टी जो कि कहाँ की हैं? एशले बार्टी ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों का। ये दिखा दे रहे हैं कौन है एशले बार्टी, फटाफट 1 मिनट, ये दिख रहा होगा एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता। 1 मिनट, ये है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ये जो था ऑस्ट्रेलियन ओपन का 109 संस्करण था। किस नंबर का, यही बता दे रहे हैं जल्दी से, 109वां संस्करण था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर 2021 की बात करें कि 2021 में कौन जीता था, तो नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलते हैं हम लोग अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। हिस्ट्री की जो क्वेश्चन है उसको भी फटाफट देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं। सल्तनत काल के सिक्के, कौन से सिक्के? सल्तनत काल के सिक्के जो है टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिक्के जो है टंका, शशगनी और जीतल किन धातु के थे? ऑप्शन नहीं दे रहे, फटाफट बता दे रहे। टंका चांदी का था, शशगनी ये भी चांदी का था, और जीतल जो था वो किसका था? तांबा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सल्तनत काल में जो टंका भी चांदी, और क्या कहते हैं इसको, शशगनी भी चांदी का था, और जीतल तांबे का बना होता था। और ये जो टंका है, ये ध्यान रखिएगा, टंका और जीतल जो है ये किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? तो इल्तुतमिश। तो ये भी पूछता है किसके द्वारा ये प्रचलित किए गए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा टंका और जीतल क्या किया गया था? प्रचलित किया गया था। और टंका और जीतल का जो अनुपात रखा गया था वो 1.48 का था, 1:48 का था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? तो ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन आया था बिहार PCS 2017 में आया था। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में कागज का प्रयोग जो है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। और विश्व में सबसे पहले कागज का आविष्कार अगर पूछे कहाँ हुआ था, तो चाइना में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। और भारत में इसका प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। कलकत्ता में एक संग्रहालय है जिसका नाम है आशुतोष संग्रहालय। वहाँ पर जो 1105 ईस्वी का पेपर जो है, 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है। और जिसका शीर्षक क्या रखा गया था? वहाँ पे रखा गया है पंच रक्षा। और ये भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तो ऑप्शन है आपके लिए शेख जमालुद्दीन, नेक्स्ट अल बरूनी, नेक्स्ट मिनहाज उस सिराज, नेक्स्ट जियाउद्दीन बरनी। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबकाते नासरी का लेखक जो है मिनहाज उज सिराज। क्या कहा मैंने? मिनहाज उज सिराज। तो ये क्या नाम है इनका? तबकाते नासरी इन्हीं का ग्रंथ है, जो किसको समर्पित है? किसके लिए ये किया गया था? सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित है। किसको समर्पित है ये? सुल्तान नसीरुद्दीन को। सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित है। और ये ग्रंथ 23 अध्याय में क्या है? बटा हुआ है। 23 अध्याय में है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? रॉबर्टी ने किया है। रॉबर्टी ने इसका क्या किया है? इंग्लिश में अनुवाद किया है। और इस बुक में देखा जाए, तबकाते नासरी में, इस बुक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का वर्णन मिलता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और मिनहाज उस सिराज जो है, ये पहले इतिहासकार हैं जिसने ये कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उन्होंने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की थी और खुतबा पढ़वाया था। उन्होंने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की थी और क्या पढ़वाया था? खुतबा पढ़वाया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सभी भक्ति संतों
के मध्य एक समान विशेषता थी। सभी भक्ति संत जो थे उनके मध्य क्या समान विशेषता थी? आपके लिए ऑप्शन है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, या पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारना, या स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो थोड़ा सा दिमाग भी आप लोग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इसको मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, जरूरी थोड़े कि जितने भी भक्ति संत हों सभी क्या करें, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारें, नहीं हो सकता, कुछ मानते भी होंगे। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। तो स्त्रियों को मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित कोई जरूरी कि सभी करते हो, नहीं करेंगे। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया, सभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपनी वाणी को उसी भाषा, लेकिन सब यही चाहेंगे कि हम किसी भी चीज़ को उसी भाषा में लिखें जिससे क्या कर सकते हैं, हमारे भक्त उसको ईजी वे में समझ सकें, उसे पढ़ सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा कि उन्होंने सभी ने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझ सकते थे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान से, क्या क्वेश्चन है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करिए। तो ऑप्शन है आपके लिए जलालुद्दीन खिलजी, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक, और फोर्थ है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में MBT, और गयासुद्दीन तुगलक को GST, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर जो होगा, जिसने मना करने से, मतलब भेंट करने से मना कर दिया था, वो किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी। और ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया आंसर होगा। ये भी आंसर, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था, 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। तो ये भी आंसर सही है। लेकिन क्या था वो, मतलब वे कभी किसी के दरबार में नहीं जाते थे, वो कभी किसी के दरबार में नहीं गए थे। और जो जलालुद्दीन है, शेख जलालुद्दीन, सुल्तान जो जलालुद्दीन, वो क्या करते हैं, शेख से मिलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मिले नहीं, उनसे भी नहीं मिले, जलालुद्दीन से भी नहीं मिले थे। तो मतलब वो क्या करते थे, वो ना तो किसी सुल्तान से मिलते थे ना कुछ, सबको इनकार कर देते थे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी उनसे मिलने की आज्ञा मांगते हैं, तो शेख ने क्या रिप्लाई किया था कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। जब अलाउद्दीन बहुत हट करने लगे मिलने के लिए, तो उन्होंने रिप्लाई किया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा, एक से आएगा, तो मैं दूसरे के साइड से क्या करूँगा, बाहर निकल जाऊँगा। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, मिलने से इनकार कर देते हैं। और वे किस नाम से जाने जाते थे, महबूब ए इलाही नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे, महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है जो करंट में है, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा है। तो इसको नहीं पता है होगा तो गूगल करिएगा, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है, इसका संबंध किस राज्य से है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए फटाफट हम लोग 29 का क्या करते हैं, जनवरी का रिवीजन कर लेते हैं। उस दिन गलती से मैंने 29 का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन गलती से मैंने 28 जनवरी बोल दिया था, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन मैंने नोट वहाँ पे 29 ही किया है, बस गलती से मुंह से निकल गया था। देख लेते हैं 29 जनवरी का, फटाफट देख लेते हैं। रूस, चीन और ईरान ने हाल ही में कहाँ पर नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 आयोजित किया? तो ओमान की खाड़ी में। तो यहाँ पे CH चाइना, I से ईरान, RU से रशिया। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या, हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार, ये भी छाप लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। हाल ही में एयर इंडिया का प्रबंधन नियंत्रण किसे सौंप दिया गया है? टाटा सन्स को। डाटा संरक्षण गोपनीयता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी को। पिछले कुछ सालों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभर कर सामने है? बांग्लादेश। रूस और यूक्रेन संघर्ष चर्चा में काला सागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ा? केरित जल संधि। 27 जनवरी 2022 को लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? डिजिटल संसद ऐप। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है एप्पल। किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति क्या लिखा है ये? प्रोटोब्लेफेरस अपातानी की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? यूनाइटेड किंगडम। तो
गाइस उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ आ रहा होगा, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा इससे। आपका मतलब समय और मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ज़रूर होगा। और क्या करिए, बस सपोर्ट करते रहिए मेरा भी। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे लिए कुछ करिए। तो मेरे लिए बस यही है कि आप सेशन को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, बस इतना। और जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बस इतना आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। बाकी तो हम आपके लिए 100% देंगे, दे रहे हैं और देंगे भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, कल फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।